हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो कल आपका केमिस्ट्री एग्जाम है। पूरे साल भर से जो भी पढ़ाई की है 4-5 दिनों में जितनी भी पढ़ाई की होगी, अब उसको लिख के आना है भाई। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपने कल का पेपर किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, सो दैट कि आपके मार्क्स ना कटे, जो 1-2 कट सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपके पास रीडिंग टाइम होगा और सारी बात कर लेंगे, है ना। सबसे पहले जो 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम होगा उसको आपने अच्छे से यूज़ करना है। और जब भी बेटा पेपर देखोगे तो सबसे पहले लास्ट से करते हो आप ओपन, है ना। 4 सेक्शन होते हैं, वेरी नाइस। 4 सेक्शन होते हैं, ए, बी, सी, डी एंड ई। तो सबसे पहले आप ई सेक्शन देखो, कोई जिसमें चॉइस होती है, तो इससे आपकी हेल्प हो जाएगी कि यार चॉइस वाले में से कौन सा मुझे आता है। देन आप डी पे जाओगे, चलो डी में तो आपके पास पैसेज होगा और वो पैसेज आपको हेल्प करेगा कि ये वो किस चैप्टर से है। बाकी क्वेश्चंस तो आपको खुद से लगाने हैं। जो सेक्शन सी होता है जनरली इसमें भी कुछ और वाले क्वेश्चंस होते हैं, कुछ चॉइस होती है, तो आप इनको देख सकते हो। तो बेटा इस तरह से आपने इस रीडिंग टाइम का यूज़ करना है और पैसेज पढ़ लेना अगर टाइम बचता है। एंड देन पेपर प्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं। तो बेटा सबसे पहले और सबसे जरूरी बात तो यही है कि आपको सीरियल वाइज चलना है। पहले सेक्शन ए, देन बी, देन सी, देन डी एंड देन ई। एग्जामिनर के लिए चीज़ें आप लोगों ने इजी करनी है, तो वो भी तुम्हारे लिए थोड़ा सही ही करेगा। इसके बाद राइटिंग की बात करें तो एक दिन में राइटिंग सुधर नहीं सकती है, बट यस राइटिंग नीट एंड क्लीन तो हो सकती है ना। तो कोशिश करनी है आप लोगों ने नीट एंड क्लीन ही लिखना है। कोशिश करने की कटिंग ज़्यादा ना हो। अगर आपसे कहीं पे गलती होगी तो वो सिंगल कट से भी दिखाया जा सकता है कि हाँ भाई ऐसे इसको नहीं दिखाना है, कि अलग से ही ध्यान जाए इस पे। ठीक है। और अब अलग-अलग पोर्शन है, लाइक फिजिकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है, उसमें क्वेश्चंस आते हैं, उन पे आपको किस तरह से ध्यान रखना है वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये फिल करना आप सीख गए होंगे, अभी तक आपके 2 पेपर तो हो ही चुके हैं। सबसे पहले जैसे सेक्शन ए होता है बेटा, सेक्शन ए में आपके एमसीक्यूज़ होते हैं। तो एमसीक्यूज़ का आपको पूरा आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, आप सिर्फ ये लिख देना इसका आंसर ए है, बी है, सी है या जो भी है। जैसे लास्ट में रीजन असर्शन होते हैं, रीजन असर्शन में ये होता है ना कि असर्शन भी सही स्टेटमेंट है, रीजन भी सही स्टेटमेंट है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है फॉर असर्शन, तो उसका आंसर ए होता है, तो वहां पर आप सिर्फ ए लिख सकते हो। अब आ जाते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी में मान के चलो आपका डिफरेंस का क्वेश्चन आ गया है। डिफरेंस के जब भी क्वेश्चन आ जाए बेटा, पॉइंट के साथ पॉइंट मैच करते हैं, है ना। सेकंड पॉइंट मान लो इसका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इसमें यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा नहीं होगा, दोनों का सेकंड पॉइंट सेम से स्टार्ट करते हैं। और जब भी कोई डिफरेंस बता रहे हो अपनी बात को एक्स्ट्रा बल देने के लिए, अगर उस पॉइंट का कोई एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल जरूर दिया करो, ज़्यादा इजीली बात समझ में आ जाती है। नेक्स्ट, ऑब्वियसली आपके पास कुछ न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं। न्यूमेरिकल होंगे तो आपके पास रफ वर्क भी बनेगा। तो रफ वर्क के लिए आप क्या कर सकते हो, साइड में एक लाइन लगा दोगे, सीधी लगा देना बेशक से, और इसमें लिख देना रफ। तो कैलकुलेशन जो भी होगी वो यहाँ पर कर लेना या लास्ट में लिख लेना, रफ साइड में कर लोगे तो भी सही है। और जब भी बेटा आप कोई न्यूमेरिकल करने जाते हो, एक्स्ट्रा फोकस करना है, पहले न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ना है। और न्यूमेरिकल में आपको स्टेप वाइज मार्क्स मिलते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या होता है कि उससे डाटा निकालना होता है कि हाँ यार ये हमें कह क्या रहा है। फिर आपको उसका फॉर्मूला लिखना होता है, फिर फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी होती है। यहाँ तक आपको बहुत सारे मतलब जितने भी मार्क्स का वो है मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएंगे। आंसर बिल्कुल लास्ट में मैटर करता है, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, जैसे कि आपके पास कन्वर्जन आ जाएंगे। कन्वर्जन में भी आप लोगों ने क्या ही है, जैसे प्रोपेनल से आपको प्रोपेन बनाना है तो एक एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड से आपको क्या बनाना है, हाइड्रोकार्बन बनाना है। तो आप यहाँ पर रिएक्शन यूज कर रहे हो, क्लेमेंशन या फिर वुल्फ किस्नर, तो यहाँ पर आप उसके रिएजेंट मेंशन कर दोगे अगर कभी कन्वर्जन आ जाए। मान के चलो कभी आपके पास नेम रिएक्शन आ जाती है, जैसे रोजरमंड रिएक्शन आ गई या फिर इटार्ड रिएक्शन आ गई, आपको पूरी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं होती, या तो सिंपल सी डेफिनेशन लिख देना या फिर सीधा एग्जांपल भी लिख सकते हो। जैसे रोजरमंड रिएक्शन आ गई है तो इसमें क्या करते हैं, मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड बाय रिड्यूसिंग एसाइल हैलाइड या फिर एसिड हैलाइड। ठीक है, हमारे पास एसिड हैलाइड होता है, उसकी रिडक्शन कराते हैं तो हमारे पास एल्डिहाइड बन जाता है। एक एग्जांपल भी देना चाहो तो दे सकते हो। सेम इटार्ड रिएक्शन की बात है, इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, बेंजल्डिहाइड बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है, टोल्विन। अब डिपेंड करता है कि इटार्ड रिएक्शन 1 नंबर की है या 2 नंबर की। कई सारी ऐसी रिएक्शन है जो आप सिंगल स्टेप में भी करवा सकते हो, जो आप 2 स्टेप में भी करवा सकते हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि राइमर टाइमर रिएक्शन है, कोल्ब्स रिएक्शन है ना, क्यूमीन प्रोसेस है या फिर डोज प्रोसेस है। ये रिएक्शन एक स्टेप में भी करवाई जा सकती है, 2 स्टेप में भी करवाई जा सकती है। अगर कोई रिएक्शन 1 नंबर की है, आधे नंबर की है, तो आप उसे 1 स्टेप में करा दो, और अगर 1 से ज्यादा नंबर की है तो उसको 2 3 जितने भी स्टेप हैं सारे मेंशन कर देना। जैसे कि इटार्ड रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन में 2 स्टेप भी हो सकते हैं, है ना, कि टोल्विन को पहले क्रोमिल क्लोराइड के साथ ट्रीट किया तो यहाँ पर एक ब्राउन कॉम्प्लेक्स बना, फिर उसकी हाइड्रोलिसिस की है आपने, तब आपके पास क्या बना है, एल्डिहाइड बना है। क्लियर है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, जैसे कि आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन करोगे कि व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसका एक रीजन आएगा। क्या रीजन आएगा कि ns एंड n-1 d ऑर्बिटल हैव सिमिलर एनर्जी, सो ns एंड n-1 d इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो जो रीजन होता है
आपको लग रहा है कि यार ये इस आंसर की जान है, ये इस आंसर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसको आप अंडरलाइन कर सकते हो। पेन की बात करें, पेन आप लोगों को पता है 2 ही कलर के पेन यूज किए जाते हैं, ब्लैक या फिर ब्लू, और मैं आपको मेंशन करूंगा कि ब्लू कलर का पेन यूज कर लेना, ठीक है। और जब आंसर लिख दो तो लाइन छोड़ देना भाई, फ्री की ही शीट है, अब तो फ्री की ही हो चुकी है तुम्हारे लिए, ठीक है। और क्या है, जब भी न्यूमेरिकल करोगे बेटा यूनिट कंपलसरी होती है लिख देना, है ना, यूनिट कंपलसरी होती है लिखना, अदरवाइज वो आंसर वैलिड नहीं होगा। और आप देख लेना कि पूछा क्या गया है, सिर्फ वहीं तक बातें बताया करो, एक्स्ट्रा बात जब हम बताने लगते हैं तो हमसे कई बार गलतियां हो जाती हैं। अच्छा, एक बार बच्चों से जनरली ये भी क्वेश्चन आता है, देखिए एक होता है केबी, केबी जो है वो बेसिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होता है। अगर कभी आपसे केबी या बेसिक स्ट्रेंथ पूछ ली जाए तो बता देना है, या फिर आपसे कभी कोई पी के बी का ऑर्डर बोल दे तो बेटा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक स्ट्रेंथ के, ये बेसिक स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। या फिर कोई बोल दे के ए जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वहां पर आपको एसिड की स्ट्रेंथ बतानी है, और अगर पी के ए है इट मीन्स वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ के, है ना। अगर कभी मान के चलो आपके पास टेस्ट आ गया, टेस्ट में भी जैसे क्वेश्चन आ गया, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन। अब देखो प्रोपेनल एंड प्रोपेनोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए आप लोग कौन सा टेस्ट लगा सकते हो, एक तो लगा सकते हो टोलेंस टेस्ट, है ना। जो टोलेंस टेस्ट है वो एल्डिहाइड पे क्या करेगा, सिल्वर मिरर देगा, सिल्वर मिरर देगा, और इधर क्या जाएगा, नो रिएक्शन। एक और टेस्ट हो सकता है जैसे आइडोफॉर्म टेस्ट हो गया, वेरी नाइस, जैसे हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट हो गया। आइडोफॉर्म टेस्ट में जो प्रोपेनोन है वो क्या करता है, येलो प्रेसिपिटेट बना देता है, और ये प्रोपेनल क्या कर देता है, नो रिएक्शन। बट इसका सही तरीका देखो, ये तरीका गलत नहीं है, ये भी सही है, बट और ज्यादा सही कब हो सकता है, अगर आप इसकी रिएक्शन भी लिख के दिखा दो कि भाई प्रोपेनल जब टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेगा। अगेन मैं बोल रहा हूं बेटा ये भी सही है, ये भी सही है, बट ज्यादा सही और क्या हो सकता है कि हाँ 0.001% भी तुम्हें रिस्क नहीं लेना है तो रिएक्शन कर देना। इसके बाद बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर का क्या फंडा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है बेटा, सबसे पहले सबसे कम, उसके बाद उससे ज्यादा वाला, उससे बाद उससे ज्यादा वाला, है ना। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है, सबसे पहले सबसे ज्यादा, फिर कम, फिर कम, इस तरह से रहता है। और बेटा एमसीक्यू करते टाइम गलती ना हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एमसीक्यूज आप लास्ट में कर देना, जिस पर आप बिल्कुल डैम श्योर हो उसी को पहले कर लेना, है ना। अब टाइम मैनेजमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो आपका 180 मिनट्स का पेपर होगा और 70 मार्क्स का होगा, तो आपके हर एक जो मार्क बनता है, हर एक जो नंबर बनेगा वो 2.4 मिनट्स आपकी ले सकता है। तो इस तरह से आपको टाइम मैनेज करना है। देखो आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि केमिस्ट्री का पेपर बच्चों का रह जाए, फिजिक्स में रिसेंटली हुआ है बट केमिस्ट्री में जनरली पेपर नहीं रहता है, क्योंकि इतनी बातें आप नहीं लिख सकते अपनी तरफ से बना के, ठीक है। तो ऑन टाइम ही कंप्लीट हो जाता है, बट जो भी ट्रिकी क्वेश्चन हो दिमाग लगाने का है तो उस पर दिमाग लगा लेना, जैसे केस स्टडी में थोड़ा दिमाग लग सकता है उसमें थोड़ा दिमाग लगा लेना, एमसीक्यूज को थोड़ा ध्यान से कर लेना, कुछ वो 16 नंबर है, क्लियर है। और तो बस सिंपल ही है भाई, टॉपर की आंसर शीट आप लोगों को मैंने दिखाई दी है। जब भी आप न्यूमेरिकल करोगे पहले फॉर्मूला जो लिखोगे, फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करोगे, लास्ट में आंसर के साथ यूनिट मेंशन कर दोगे, बस यही है। और बढ़िया पेपर होगा, डोंट वरी। कुछ थोड़ा सा रह गया है कमी तो एक फाइनल टच दे दो, एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। कल फोड़ के ही आना, ख्याल रखिए, जल्दी मिलते हैं, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक, जय हिंद।